अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई इंसान 5,000 रुपए से शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो या स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो वो कैसे कर सकता है। और स्टेप बाय स्टेप हम सारे चीज़ों पे हम बात करेंगे, कैसे अकाउंट खुलेगा, कैसे पैसे डलेंगे, कौन कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए और किस तरीके से शेयर्स खरीदने चाहिए, क्या क्या थॉट प्रोसेस होता है, वो तमाम चीज़ें मैं जिक्र करूंगा कि अगर एक इंसान 5,000 से भी जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले तो ये समझें कि जो स्टॉक मार्केट है या शेयर्स है वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, जब भी आप शेयर्स या स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। ठीक है, क्या माइंड में रखना है कि भाई आप किस माइंड से आ रहे हैं। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप इन्वेस्टमेंट नहीं आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट ऐसे मिसाल देता हूँ मैं आपको, अगर आपने 1 लाख रुपया है और सिर्फ डाल के शेयर्स खरीद के रखने हैं, ठीक है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं कि कोई एक्टिवली आपको जो है मार्केट देखनी ना पड़े कि मार्केट में कोई शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, और सालाना जो मुनाफा होता है कंपनी का वो बैंक में आता रहे, तो वो कहलाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और ट्रेडर वो होता है जो कि देखता है मार्केट में सिचुएशन, जैसे कि आज अगर बुरी न्यूज़ आई तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगी, कल अच्छी न्यूज़ आई तो स्टॉक मार्केट जब ऊपर चढ़ेगी या फिर ग्रो करेगी, तो वो उसके दरमियान में जो प्राइस की चेंजिंग होती है उसमें वो प्रॉफिट कमाता है, वो ट्रेडर कहलाता है। तो जो ट्रेडर होता है वो शॉर्ट टर्म्स में वाकई में ज़्यादा कमाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में हमेशा इन्वेस्टर ही ज़्यादा कमाता है। ठीक है ना, तो अगर आप 5,000 से भी आना चाहते हैं तो 5,000 से भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या ट्रेडर भी बन सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, 5,000 रुपये मिनिमम है, जो इससे कम तो 5,000 से नीचे का पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि शेयर आप खरीद ही नहीं पाएंगे तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाह रहा हूँ या ट्रेडिंग चाह रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आपने एंट्री लेनी है। अब एंट्री कैसे लेंगे? सबसे पहले आप जाके खुलवाएंगे अकाउंट। अकाउंट कैसे खुलता है कि आज से 2-3 साल पहले तक, ठीक है, बिफोर पीटीआई गवर्नमेंट, बहुत मुश्किल था स्टॉक मार्केट का अकाउंट। लेकिन उन्होंने जैसे भी कामाल किए हों, लेकिन उन्होंने कुछ काम ये अच्छे करके गए कि उन्होंने जो स्टॉक मार्केट का पूरा सिस्टम था, ठीक है, ये ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, तो अब अकाउंट घर पे बैठे खुल जाता है, जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अकाउंट कैसे खुलता है? मुख्तलिफ ऐप्स हैं, जैसे जेएस ज़िंदगी है, के ट्रेड है, उसके अलावा भी बहुत से ब्रोकर्स हैं जो कि खोलते हैं। अब ये जो ब्रोकर्स हैं ये यंग पॉपुलेशन को, यानी कि यंग लोगों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यंग पॉपुलेशन के बाद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो ये इसलिए 5,000 रुपये से भी ज़्यादा देते हैं। और मेरे ख्याल से के ट्रेड ने तो शायद अभी 1,000 रुपये भी ज़्यादा दिए, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है ये चीज़। ठीक है, लेकिन 5,000 का तो मैं श्योर हूँ। और जो बाकी ब्रोकर्स हैं, जो कन्वेंशनल ब्रोकर्स हैं, जो शुरू से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, वो जो है 25,000 से कम पे तो बात ही नहीं करते। ठीक है, तो मिनिमम उनके लिहाज से 25,000 होता है, लेकिन ये जो छोटे हैं इनमें 5,000 से भी आप कर सकते हैं। अब ये जो छोटे वाले ब्रोकर्स हैं या जो ऐप्स पे मिलते हैं, इनमें और इनमें कोई फ़र्क होता है? तो जी हाँ, इनमें और इनमें सिर्फ एक फ़र्क होता है कि उसमें आपको 1-to-1 असिस्टेंस मिलती है। ठीक है, 1-to-1 असिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एक बंदा, कंपनी ने आपके लिए, ट्रेडर या ब्रोकर आपको दिया हुआ होता है, कंपनी ने जिस भी कंपनी के साथ आप अकाउंट खुलाएंगे वो व्हाट्सएप से आपसे कनेक्टेड होता है, वो आपको बताता है ये शेयर्स उठाएं, ये शेयर्स बेचें। लेकिन जब आप छोटे अकाउंट्स खुलवाते हैं के ट्रेड के साथ या इनके साथ, तो ये चीज़ इसमें नहीं आती। ठीक है, इसमें पहले इनमें भी था। जब मैंने अकाउंट खुलवाया था उस वक्त मुझे 1-to-1 पर्सन एक बाकायदा तौर पे गाइड करता था, लेकिन अब जब लोग ज़्यादा आ गए हैं तो उन्होंने ये चीज़ बंद कर दी है। अब के ट्रेड वाले का, क्योंकि मेरा अपना अकाउंट के ट्रेड के साथ है, तो वो 1 लाख से ऊपर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको 1-to-1 ब्रोकर मिलता है। अब उससे पहले क्या मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि आपको असिस्टेंस तब भी मिलती है, ईमेल पे मिलती है, और बाज़-औक़ात एक बंदा आपको जो है वो एंटरटेन भी कर रहा होता है, आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी रिजॉल्व कर रहा होता है अगर कुछ होते हैं, लेकिन वो सिग्नल्स नहीं दे रहा होता ये खरीदें या बेचें अच्छे तरीके से, होता है नहीं, डेडिकेटेड नहीं देता। तो आपने जो भी है, आपने डिसाइड कर लिया भाई कौन सा आपने चूज़ करना है, के ट्रेड ले लें, जेएस ले लें, या जो भी आप देख लें जो आपको समझ में आ रहा है। ज़िंदगी ऐप है, हज़ारों चीज़ें हैं जो समझ आता है। क्यों, मेरा के ट्रेड के साथ मैं आपको बता सकता हूँ, के ट्रेड के साथ अगर आप खुलवाएंगे तो 5,000 रुपये से स्टार्ट होता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उससे कम पे नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मेरा भी 5,000 रुपये खुला, तो मेरा भी फ्रेंड को कहा था, उसने भी 5,000 से स्टार्ट किया था। तो 5,000 रुपये अगर आपके पास है, दैट्स इट, काफ़ी है। अब क्या है जी, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको एनआईसी चाहिए होता है, आपको रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होता है, और तीसरा आपको इनकम प्रूफ चाहिए होता है, दैट्स इट। ठीक है,
कंपनी में किसी में काम करते हैं तो वो उसका ऑफर लेटर मांगेंगे, सैलरी स्लिप मांगेंगे, CNIC मांगेंगे, ठीक है, और अब घर का बिल, दैट्स इट। ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और एक जिसके नाम पे स्टॉक्स, इन केस आप नहीं है तो उनके नाम, जिसके नाम पे ट्रांसफर होंगे उसका मांगेंगे, यानी कि कोई विरासत वाला बंदा, ठीक है। क्योंकि स्टॉक्स इज बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट चीज़। लेजिटिमेट से मुराद ये है कि हर चीज़ इसके अंदर जो है वो रेगुलराइज है, ठीक है ना। गवर्नमेंट देख रही है, सब बंदे देख रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए कहता हूँ कि बाकी प्लॉटों पे, फाइलों पे भी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कंपनी ने बस फाइल भेज दी, लेकिन स्टॉक के शेयर्स के ऊपर जो है ना गवर्नमेंट की एक एक मिनट की नज़र होती है, ठीक है ना। तो उस फाइलों से भी ज़्यादा मैं इसे सेफ तस्वर करता हूँ। तो उसमें यह है कि अगर आपका शेयर जो आपने ख़रीदा था, अगर आप नहीं, आपकी डेथ हो जाती है इन केस, तो वो जिस नॉमिनी को होगा वो उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगा। जो शेयर है वो आप एक कंपनी का हिस्सा है जो आपके नाम पर है, जो विरासत के साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। ये तरीका होता है। अच्छा, आपने लिया, डॉक्यूमेंट्स दिए, आपने अप्लाई किया, ठीक है, वेबसाइट से भी कर सकते हैं और मेरे ख्याल से ऐप के थ्रू भी जाके कर सकते हैं। आपने कर दिया, उसके बाद आपका अकाउंट खुलते खुलते तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है। तो उसमें 2 जगह पे अकाउंट खुलता है, एक तो ब्रोकर के पास खुलता है, दूसरा CDC के पास खुलता है, ठीक है ना। अब CDC क्या होता है, जो ब्रोकर होता है जिसके ऐप के पास आप अकाउंट खुलवा रहे होते हैं, शेयर्स उसके पास नहीं होते, शेयर्स होते हैं CDC के पास, ठीक है। एक अलग कंपनी है जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है। होता क्या है कि आपने स्टॉक खरीदा आपके नाम पे NIC के ऊपर एक दूसरी कंपनी के पास चला जाता है, ताकि ब्रोकर भी उसमें कोई मसला ना कर सके। समझ में आई बात, कि आपके जो रजिस्ट्री है या समझे जो शेयर्स हैं आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, NIC पे रजिस्टर्ड है, वो किसी और कंपनी के पास पड़े। तो ये जो सवाल जो लोग पूछते हैं ना कि भाई ये लेजिटिमेट है या ये इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं, तो भाई ब्रोकर कंपनी कोई भी हो, जो आपके जो शेयर्स हैं वो होते ही किसी और कंपनी के पास हैं, तो उसमें फ़र्क ही नहीं आता, समझ गए। और दूसरा ये कि अगर कोई भी शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, अगर आपने कोई शेयर खरीदा हुआ है और आपने नहीं बेचा है, तो फौरन आपके पास मैसेज आता है शाम को 6 बजे के करीब कि भाई आज आपके अकाउंट में ये शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई है, तो आप फौरन पकड़ सकते हो, वैसा मसला नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा एक जो है इदारा है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वो हर वक्त ब्रोकर्स पे और बाकी तमाम कंपनियों पे नज़र रखता है, ठीक है। तो जब आपका अकाउंट खुल जाता है तो आपको एक ID पासवर्ड मिलता है, ठीक है। ID पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं, आपको एक पिन कोड बनाना होता है, ठीक है। वो पिन कोड आप हर शेयर के खरीदो फरोख्त के बाद टाइम पे डालते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अमूमन लोग जो है वो मोबाइल पे या कहीं पे लॉगिन कर लेते हैं, लेकिन जब शेयर की खरीदो फरोख्त होती है तो अलग से 4 वाला जैसे ATM का पिन होता है वो डालना होता है, वो आपको हमेशा एक अलग से बनाना पड़ता है ताकि और सिक्योरिटी आ जाए, ठीक है। ये होता है। 5,000 रुपये जो आपने दिए हुए होते हैं वो आपके पास अकाउंट में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो 5,000 रुपये फीस में चले जाते हैं, फीस नहीं लग रही होती किसी भी किस्म की। 5,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब 5,000 रुपये जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, उन पे आप कौन कौन से शेयर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि जो शेयर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि आप 5,000 रुपये के ऊपर बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट ले सकते हैं, समझे मेरी बात। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है बहुत स्टेबल मार्केट है, तो इसमें ऐसा नहीं होता यूं आसमान क्रिप्टो की तरह ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए। इसमें होता है एक दिन के अंदर कोई भी एक शेयर 7.5% से ज़्यादा ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर 100 रुपये उसकी कीमत है तो 7.5 रुपये बढ़ेगा या 7.5 रुपये कम होगा, ताकि अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया हुआ है और खुदा ना खास्ता किसी कंपनी के ऊपर बुरी न्यूज़ आ जाए तो आप तो फिर लुट जाएंगे। ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट के अंदर एक ब्रेकर लगा हुआ होता है, सर्किट ब्रेकर कहते हैं इसको, ठीक है ना, कि कंपनी की जो प्राइस है, जो वैल्यू है जिसपे वो शेयर ओपन हुआ था, उससे 7.5% वो ऊपर जा सकता है और 7.5% नीचे जा सकता है। बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ शेयर्स हैं जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि 5,000 की खरीदो फरोख्त के अंदर जो आते हैं, उसमें एक के इलेक्ट्रिक आ जाएगा। के इलेक्ट्रिक का जो शेयर है वो आप 500 के लॉट में खरीद सकते हैं, ठीक है, और 1,000 के लॉट में भी खरीद सकते हैं। अब ये लॉट्स के हैं, ये बंडल्स होते हैं। अब यूं समझे कि जब आप होलसेल की मार्केट में जाएंगे आपको अंदाजा होगा कि वहाँ पे कोई भी चीज़ जब खरीदेंगे ना तो 100-150 के हिसाब से चल रही होती है। 100 चीज़ पीस इतने का, 1,000 पीस इतने का। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो बंडल होते हैं उसके अंदर शेयर्स बिक रहे होते हैं, वो कहलाती है रेगुलर मार्केट। और जिस मार्केट के अंदर बंडल खोल के एक एक शेयर बिक रहा होता है वो कहलाती है ऑड मार्केट। ऑड मार्केट के अंदर आप 5,000 रुपये हैं तो आप अगर बड़ा शेयर खरीदने जाएंगे, अब मिसाल के तौर पे आप कोलगेट खरीदने चल जाए, कोलगेट का शेयर ही 2,500 से ऊपर का है, तो आप तो 5,000 में 2 ही शेयर खरीद सकते हैं, तो आप तो लॉट खरीद ही नहीं सकते उसका बंडल। ट्रेडिंग के लिए जिन शेयर्स की मैं बात करूंगा, कोई भी ऐसा शेयर देख लें जिसकी प्राइस 4 रुपए से कम हो,
ठीक है, 4 रुपए से कम हो तो आप उसका 500 का बंडल खरीदिएगा, उससे बड़ा बंडल नहीं खरीदिएगा, क्योंकि एवरेजिंग करनी होती है। अगर आपने एक ही बार 500 की बंडल खरीद लिया तो आपका पूरा फंड खत्म हो जाए, तो अगर वो उसकी प्राइस थोड़ी नीचे आ गई तो आप उस चीज़ से फायदा नहीं उठा पाते। इसे कहते हैं कॉस्ट एवरेजिंग। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक शेयर दिन के आगाज में था 4 रुपए का, जब मार्केट थोड़ी सी नीचे गई वो चला गया जी 3 रुपए 85 पैसे के ऊपर, ठीक है, आपकी ने 3 रुपए 85 पैसे पे ले लिया। अब उसने मार्केट ने थोड़ा और नीचे आ गई, 3.75 पे आ गई अगर, ठीक है, अगर वो 3.75 पे आ गई तो 10 पैसे और नीचे आ गई। अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा होगा, होगा क्या कि आप मजीद शेयर ले लोगे तो आपकी जो प्राइस है वो मजीद नीचे आ जाएगी, तो जब शेयर वापस जाएगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग में जो है मैं आपसे कहूंगा कि 5,000 के ऊपर ट्रेडिंग अच्छी नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट की टाइम पे देखते हैं कि जी 5,000 रुपये मैं एज अ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स इसमें बता सकता हूं। ठीक है, इसमें आप मेरा पसंदीदा है इंटरलूप, ठीक है, आप ऑड मार्केट के अंदर इंटरलूप ले सकते हैं, इंटरलूप मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, OGDC आप ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब पॉइंट बीइंग के जो आप शेयर्स खरीदेंगे फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। फंडामेंटल्स क्या है वो भी आपको पूरा जो कंप्लीट मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने कोर्स पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर तमाम स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिक नॉलेज के बारे में बात की है मैंने। अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, पहले आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, फिर इसी तरह अगर अगर 5,000 रुपये हैं तो आप उससे भी ज़्यादा मजे की चीज़ है कि आप डॉल्मेन सिटी जो है क्लिफ्टन वाला, आप उसके मालिक बन सकते हैं। DCR, ठीक है ना, DCR आपको खरीद सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, ऑड लॉट और रेगुलर लॉट, ठीक है ना, जो रेगुलर मार्केट चल रही होती है और ऑड लॉट में प्राइस का बहुत फर्क होता है। ठीक है, अगर ऑड रेगुलर प्राइस चल रही है मिसाल के तौर पे 13.5 रुपए, ठीक है, जैसे आजकल जो है वो प्राइस चल रही है DCR की, डॉल्मेन सिटी की, तो वो 13.5 रुपए है। तो जो ऑड लॉट होती है उसमें 10-15 पैसे कम चलते हैं, हर शेयर के साथ ऐसा होता है। ठीक है, और दूसरा नुकसान ये होता है ऑड लॉट का कि इसमें आपके पास जो है ना वो इतनी ज़्यादा शेयर्स की खरीदो फरोख्त नहीं हो रही होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग बंडल में खेलते हैं। कुछ बहुत ही कोई गरीब होता है जो 1 या 2 शेयर खरीद रहा होता है, तो आपने अगर ऑर्डर लगाया, हो सकता है शाम तक ऑर्डर फिल ही ना हो, ठीक है ना, कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो, कि कोई बेच ही नहीं रहा, तो आप खरीदोगे कैसे? तो ऑड लॉट में यह मसला रहता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं तो फिर एंग्रो 300 रुपए का शेयर है, कोई बात नहीं, आप ऑड लॉट में 1 या 2 करके एक्यूमुलेट करते हैं अच्छी प्राइस के ऊपर, तो वो बस रख के भूल जाए। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे आए कि बस इतना माइंड बना के रख लेंगे जी मैं 5,000 रुपये हर महीने की कमेटी के तौर पर डालूंगा, ठीक है, मैं आपको 2 कंपनियां बता देता हूँ, इसमें डाल दें, आपको कभी लॉस होगा ही नहीं। इंटरलूप ले लें, आप डॉल्मेन सिटी राइट ले लें, आप ये लेके बस अपने पास रख लें, या फिर POL ले लें, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ले लें, ठीक है, आप हबको ले लें, आप पावर सेक्टर के अंदर बेतहाशा कंपनियां कोई भी ले लें, EPQL ले लें, बेतहाशा है। ठीक है ना, अब जो पावर सेक्टर की कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि वो साल में 3 से 4 बार डिविडेंड देती हैं, यानी कि अब पता है पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पावर सेक्टर्स है, यानी कि जो बिजली बनाने की कंपनियां, उनको बिल तो मिलता है, आपकी बिल इतना बड़ा जो बिल आता है, तो वो बिल जिनको मिल रहा होता है उसका प्रॉफिट वो शेयर होल्डर्स को मिल रहा होता है। तो आप बजाय ये कि उस दूसरी जानिब रहें कि आप बिल भरें, तो आप बिल का फायदा भी तो लें। तो 3 से 4 बार जो है वो डिविडेंड देती हैं पावर सेक्टर की कंपनी, आप उनका थोड़ा थोड़ा शेयर करके जमा करते रहें, ठीक है, 5-5 हज़ार करते हुए, अल्टीमेटली आपको फायदा ही होगा। और जो प्रॉफिट आता है वो डायरेक्टली आपके बैंक में आ रहा होता है डिविडेंड के तौर पे, ठीक है। फिर बाज़-औक़ात क्या होता है, कंपनियां कुछ बोनस शेयर्स दे रही होती हैं, तो वो बोनस शेयर क्या होता है, एक्स्ट्रा शेयर मिल रहे होते हैं। जितने शेयर होते हैं, अगर 100 शेयर है उसमें 10% बोनस मिला, तो 100 के 10% फ्री शेयर मिल जाते हैं आपको, तो ये भी फायदा होता है। तो 5,000 के ऊपर ट्रेडिंग अच्छी नहीं हो सकती, ट्रेडिंग के लिए बहुत छोटे छोटे शेयर खरीदने पड़ेंगे आपको, और प्रॉफिट भी आपको 50 रुपए 30 रुपए से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो बेहतर ये कि इन्वेस्टिंग के तौर पे आए, तो इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा फायदा तो हो जाएगा। लेकिन अलबत्ता अगर आप ट्रेडिंग की नीयत से करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए 50,000 रुपये तक। अगर आप 50,000 रुपये तक ट्रेडिंग के लिए रखते हैं तो फिर आप ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं, वरना अगर ट्रेडिंग के बगैर आप चाहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट आप 5,000 से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप बेशक 100 रुपये भी आपके पास पड़े हुए हों तो आप उसका भी कोई एक शेयर लेके रख सकते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब पैसे आपने डालने कैसे हैं, पहला सवाल। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जब अकाउंट ओपनिंग हो रही होती है, तो आपके पूछेंगे जी, आपको बोलेगा जो भी आपका ऐप वाला होगा, बोलेगा जी 5,000 रुपये 10,000 रुपये जो भी आपने डालने हैं इस कंपनी के अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दें, उसकी स्लिप, ठीक है ना, वो उसका नुमाइंदा आपसे मांगेगा,
और यही तरीका है, बाद में भी इन्वेस्टमेंट के जो पैसे होते हैं वो ऐसे ही ट्रांसफ़र होते हैं। या तो आप चेक बना के देते हो कंपनी के नाम पे, अगर के ट्रेड है तो के ट्रेड के नाम पे चेक बना के देंगे, या फिर आप ऑनलाइन उनके बैंक में ट्रांसफ़र करके, या तो वो उसकी स्लिप आप ईमेल करते हैं, ठीक है, कंपनी को, या फिर जो आपको ब्रोकर ने बंदा दिया हुआ होता है उस बंदे को बोलते हैं कि भाई ये मेरे अकाउंट में डाल दो। वो स्लिप जो होती है फिर वो एक दिन लेते हैं, ठीक है, बाजू का तो 15 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन एक दिन नॉर्मली लेते हैं। आज आपने पैसे डाल दो, समटाइम कल तक आते हैं आपके अकाउंट में ना, शो हो रहे होते हैं। तो ये तरीका होता है। बाकी निकालने का ये तरीका होता है कि आपने जो पैसे डाले हैं, ठीक है ना, उसमें से 5,000 रुपये आपको मिनिमम अकाउंट में छोड़ने होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें होता है जी कैपिटल गेन टैक्स वगैरह, ठीक है, फिर सीडीसी के कुछ मामला, तो वो चीज़ें ऊपर नीचे कुछ बैलेंसिंग होती रहती है। तो उसमें ये होता है कि की ट्रेड वालों का ये रूल है कि आप जितने पैसे डालो, मतलब 5,000 आपको मिनिमम अकाउंट में छोड़ने होते हैं, ताकि अकाउंट आपका रनिंग में रहे, जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहते हैं। तो 5,000 रुपये अगर आपने डाले हैं तो 5,000 आप निकाल नहीं सकते, आपको मिनिमम 5,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहें तो उन्हीं 5,000 से शेयर लेके रख लें, ठीक है ना। आप 5,000 रुपये बजाय एक एक पैसे के तौर पर छोड़ें, आप शेयर लेकर छोड़ सकते हैं, ठीक है। और निकालने का भी तरीका सिंपल होता है कि एक साइड पे ऑप्शन होता है रिडेम्पशन का, ठीक है ना, तो आप जाके मनी रिडीम कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपने आज शेयर बेचा है तो 3 दिन के बाद वो शेयर ट्रांसफ़र होता है किसी और बंदे के नाम पे, ठीक है। यानी मंडे को आपने बेचा है तो ये वेडनेसडे तक ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र होने के बाद जो आपके पास पैसा अकाउंट में निकालने के एलिजिबल होगा वो चौथे दिन होता है। और जब आप पैसा लगा देते हो कि भाई मेरा पैसा बाहर निकाल दो, ठीक है, विड्रॉल लगा दो, तो जो विड्रॉल का प्रोसेस होता है वो भी 4 डेज लेता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपने पैसा ऐसे रखना है कि जिसकी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप एक हफ्ते तक निकाल सको। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आपसे पैसे निकालने हैं तो पहले तो वो शेयर की जो सीडीसी के अंदर सिस्टम चल रहा होता है 3 दिन वो ले लेता है, उसके बाद जब आप विड्रॉल लगाते हैं तो 3 से 5 दिन के दरमियान वो ले लेता है। समटाइम पहले दिन ही आ जाते हैं, लेकिन पॉइंट बिंग कि आप पॉइंट में हमेशा रखें, जब भी आप पैसे निकलवाएंगे तो एक हफ्ता लग जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो पूरा कि अगर 5,000 रुपये आपके पास हैं तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर फाइनेंस। अल्लाह हाफिज़।